नमस्कार दोस्तों, 11 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सियासी भूचाल। ममता बनर्जी पर हमले से भड़क गए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, ट्रेनें रोकी और भाजपा के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन, 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान, 28 को जलाएंगे कानूनों की होली। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में कोरोना संकट बेकाबू, नागपुर में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ममता बनर्जी पर हमले से भड़के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, ट्रेनें रोकी, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को चोट लगने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। यही नहीं, गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन पर हमले का आरोप लगाते हुए ट्रेनें रोकी। टीएमसी समर्थक और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार सुबह कदम बागची रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका। यह रेलवे स्टेशन सियालदह हसनाबाद लाइन पर स्थित है। बुधवार को नंदीग्राम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने शाम 6 बजे के करीब एक मंदिर के बाहर खुद पर हमला होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पैर में चोट आई है। फिलहाल वह कोलकाता में अपना इलाज करा रही हैं। ममता के इलाज में जुटी डॉक्टरों की टीम का कहना है कि उन्हें पैर के टखने में चोट आई है। इसके अलावा सीने में दर्द हो रहा है। टीएमसी का कहना है कि वह इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगी। वहीं निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से एक पैनल घटनास्थल पर भेजने की बात कही है, जो पूरे मामले की जांच करेगा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगा। आयोग ने पहले ही अपने पर्यवेक्षकों और राज्य प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के निदेशक मणिमय बनर्जी ने कहा, उन्हें बाएं पैर के टखने में चोट आई है। इसके अलावा दाएं कंधे पर भी चोट के निशान हैं। यही नहीं, गले पर भी चोट आई है। उन्होंने सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने की भी शिकायत की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान, 28 को जलाएंगे कानूनों की होली। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने सुस्त पड़े आंदोलन में तेजी लाने की नए सिरे से रणनीति तैयार की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। इस बार की बंदी पूरे दिन की होगी। योजना एक भी वाहन के सड़क पर न आने देने की है। दूसरी तरफ युवाओं को दोबारा आंदोलन से जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। इसका फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार दोपहर बाद बैठक में किया गया। इसमें किसान संगठनों का जोर आंदोलन को दोबारा तेज करने का रहा। मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बुधवार को किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि इस बार भारत बंद के दौरान किसानों के ट्रैक्टर भी नहीं चलेंगे। सरकार और उससे जुड़े लोग लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है और अब किसान आंदोलनों में लोग नहीं आ रहे हैं। बूटा सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को बताने के लिए कि किसानों का आंदोलन अभी जीवित है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत बंद शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। इस बार सड़क पर एक भी वाहन नहीं होगा, यहाँ तक कि किसान के ट्रैक्टर भी बंद रहेंगे। बूटा सिंह ने बताया कि जिस तरह 8 मार्च को देश भर की महिलाओं ने सभी किसान आंदोलन स्थलों पर जुटकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, उसी तरह संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 मार्च से 28 मार्च तक का अपना कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। बूटा सिंह ने बताया कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या चुनाव होने वाले हैं, वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा अपने मंच लगाएगा और लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना संकट बेकाबू, नागपुर में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। नागपुर के पालक प्रभारी मंत्री नितिन राउत ने गुरुवार को ऐलान करते हुए कहा कि शहर में 15 से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें कि नागपुर में बुधवार को 1710 नए मामले सामने आए थे। 173 दिन बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले एक दिन में आने का यह रिकॉर्ड है। नागपुर नगर निगम ने बुधवार को कहा था कि कोरोना के नए मामले महिलाओं और 20 से 40 आयु वर्ग के लोगों में आ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन ने कहा था कि लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। प्रशासन बोला, महामारी को हल्के में ले रहे हैं लोग। नागपुर नगर निगम के कमिश्नर राधाकृष्णन बी ने बुधवार को कहा था कि लोग महामारी को हल्के में ले रहे हैं। बिना उनकी मदद हम इस महामारी पर काबू नहीं पा सकते हैं। सरकार ने सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर हालात खराब होते हैं तो हम लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। 14 मार्च तक जारी रहेगी पहले से लगी पाबंदी। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 14 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। सभी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और प्राइवेट ऑफिस को वीकेंड पर बंद करने का आदेश दिया गया था। हालांकि वीकेंड पर सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली दंगों के लिए बीजेपी जिम्मेदार, आप विधायक अमानतुल्लाह के बयान पर सदन में हंगामा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली दंगों
के मामले पर दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को हंगामा हुआ। दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन मुआवजे की रिपोर्ट जारी करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली दंगों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। अमानतुल्लाह ने कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी का नाम लिया, जिस पर बीजेपी के विधायक हंगामा करने लगे। आप विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि दिल्ली दंगे में प्रभावित बहुत लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया था। हमने इसके लिए कोशिश की। 54 लोग मारे गए थे, 11 हिंदू, 43 मुस्लिम थे। दिल्ली सरकार ने एक एक को 10-10 लाख दिए, 244 घायलों को मुआवजा दिया गया। इसके अलावा 724 प्रॉपर्टी और 1190 कमर्शियल प्रॉपर्टी को मुआवजा दिया गया। अभी तक 27 करोड़ 19 लाख मुआवजा दिया जा चुका है। आप विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि 47 कमर्शियल प्रॉपर्टी और 66 लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। आजादी के बाद से अब तक 48,000 ऐसे फसाद हुए हैं, ज्यादातर कांग्रेस शासन में हुए हैं। यह पहली सरकार है जिसने एक एक पीड़ित को ढूंढकर मुआवजा दिया। 1992 के अयोध्या मामले को लेकर देश भर में फसाद हुआ और 2002 में भाजपा के शासन में फसाद हुआ और 2020 में दिल्ली में जो फसाद हुआ वो भी भाजपा के कारण हुआ। आप विधायक अमानतुल्लाह ने रागिनी तिवारी और कपिल मिश्रा का नाम लिया, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताई और हंगामा शुरू हुआ। हंगामे के बाद वेल में आए एक भाजपा विधायक को स्पीकर ने मार्शल आउट करने का निर्देश दिया। सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के स्थगित कर दिया गया था। हंगामा करने वाले बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। हालांकि नेता विपक्ष रामवीर बिधूड़ी ने अमानतुल्लाह खान के बयान से बीजेपी शब्द हटाने की मांग की और अनिल वाजपेयी को वापस बुलाने की। स्पीकर ने अनिल वाजपेयी को सदन में बुला लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अस्पताल में भर्ती ममता की फोटो ट्वीट कर बोले अभिषेक बनर्जी, 2 मई को बंगाल की जनता दिखा देगी ताकत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार शाम को नंदीग्राम में हुए कथित हमले पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। गुरुवार सुबह ही तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने घायल सीएम की एक तस्वीर ट्वीट की। इसमें ममता के पैर पर प्लास्टर बंधा देखा जा सकता है। बता दें कि ममता बनर्जी ने कल शाम ही कहा था कि नंदीग्राम में कुछ लोगों ने उन्हें धक्का दिया था, जिसके चलते उन्हें चोट लगी है। ट्वीट में क्या बोले अभिषेक बनर्जी? ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उनके अस्पताल में भर्ती होने की फोटो ट्वीट कर कहा, भाजपा तैयार रहो, रविवार 2 मई को बंगाल के लोगों की ताकत को देखने के लिए। इससे पहले बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने घटना के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही ऐलान किया कि गुरुवार को ही टीएमसी के सभी नेता आयोग के सामने इस मामले को उठाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब तक गिर नहीं जाती मोदी सरकार तब तक आंदोलन करने को तैयार है किसान। नरेंद्र टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र नरेंद्र टिकैत ने कहा है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शेष 3.5 साल तक नरेंद्र उनके पिता द्वारा 1986 में गठित भारतीय किसान यूनियन में किसी आधिकारिक पद पर नहीं है और ज्यादातर परिवार की कृषि गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन किसानों से संबंधित मुद्दों पर वह उतने ही मुखर हैं जितने कि उनके 2 बड़े भाई नरेश और राकेश टिकैत। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत इन कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन का पिछले 100 दिनों से अधिक समय से नेतृत्व कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली में स्थित अपने आवास पर 45 वर्षीय नरेंद्र ने कहा कि उनके 2 भाइयों सहित पूरा टिकैत परिवार आंदोलन से पीछे हट जाएगा यदि उनके परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ यह बात साबित कर दी जाए कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। उन्होंने कुछ वर्गों के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने आंदोलन से संपत्ति और धन अर्जित किया है। नरेंद्र के सबसे बड़े भाई नरेश टिकैत बीकेयू के अध्यक्ष हैं, जबकि राकेश टिकैत संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बीकेयू ने गन्ने की ऊंची कीमतों, ऋणों को रद्द करने और पानी और बिजली की दरों को कम करने की मांग को लेकर मेरठ की घेराबंदी की थी। उसी वर्ष बीकेयू ने किसानों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिल्ली के वोट क्लब में 1 सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन किया था। महेंद्र सिंह टिकैत की 2011 में मृत्यु के बाद नरेश और राकेश टिकैत विभिन्न भूमिकाओं में मुख्य संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षों से कई गुट उभरे हैं। नरेंद्र ने कहा कि केंद्र इस गलतफहमी में है कि वह किसानों के विरोध को उसी तरह कुचल सकता है जैसा कि उसने विभिन्न नीतियों का इस्तेमाल कर पूर्व में हुए अन्य आंदोलनों को कुचला था। उन्होंने कहा, मैं यहाँ सिसौली में हूँ लेकिन मेरी नजर वहां पर है। उन्होंने कहा कि वह गाजीपुर की सीमा पर जाते रहते हैं जहां नवंबर 2020 से सैकड़ों किसान और बीकेयू समर्थक डेरा डाले हुए हैं। नरेंद्र ने कहा, इस सरकार को गलतफहमी है, शायद इसलिए इस तरह के विरोध का सामना उसे कभी नहीं करना पड़ा, लेकिन हमने आंदोलन देखे हैं और 35 वर्षों से इसका हिस्सा है। इस सरकार को केवल छोटे विरोधों का सामना करने और विभिन्न रणनीति के माध्यम से उन विरोध प्रदर्शनों को दबाने का अनुभव है। उन्होंने कहा, वे किसी भी तरह से इस विरोध को कुचल नहीं सकते। यह तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। इस सरकार का कार्यकाल 3.5 साल का है और हम उसके कार्यकाल के अंत तक आंदोलन जारी रख सकते हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ी, 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के 2 विधायकों ने पार्टी से बुधवार को इस्तीफा दे दिया। इन 2 विधायकों में विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप कुमार पॉल और शिलादित्य देव शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बगवा दल के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ साजिशें रची हैं। असम में हुजोई सीट से मौजूदा विधायक शिलादित्य देव को बुधवार को पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह रामकृष्ण घोष को टिकट दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देव का दावा है कि वे पिछले 30 सालों से भाजपा और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने उम्मीदवारों की सूची से बाहर होने के तुरंत बाद पोस्ट किया, आखिरकार मुझे भाजपा से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे हिंदुत्व को लेकर आक्रामक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अटल और आडवाणी वाली बीजेपी नहीं रही है, अब यह एक कमर्शियल पार्टी है। पिछले साल जुलाई में देव ने कहा था कि वह पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उस समय उन्होंने पार्टी के भीतर गुटबाजी के आरोप लगाए थे। इससे पहले भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री सुमरोंगहांग दीफू विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से इस्तीफा देकर रविवार को विपक्षी दल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बता दें कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि राज्य की 47 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 173 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। पहले चरण के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख मंगलवार थी। अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी विधायक अंगुर लता देका, अशोक सिंघल, मृणाल सैकिया, पद्मा हजारिका, कांग्रेस विधायक रूप ज्योति कुर्मी और कांग्रेस की पूर्व मंत्री बिस्मिता गोगोई ने नामांकन दाखिल। असम जनता परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई ने दुलियाजान और नहरकटिया दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से अपना नामांकन दाखिल किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसान संगठनों ने 26 मार्च को भारत बंद का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले 100 दिनों से ज्यादा समय से किसान आंदोलन जारी है। हजारों की संख्या में किसान सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 26 मार्च को 4 महीने पूरे होने के अवसर पर किसान संगठन के नेताओं ने भारत बंद बुलाया है। इससे पहले किसान यूनियनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली थी, जिसमें काफी हिंसा हुई थी। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पुलिस द्वारा तय किए गए रूटों से अलग चले गए थे। कई किसानों ने लाल किले परिसर में घुसते हुए झंडा फहरा दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। हिंसा को लेकर विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 38 मामले दर्ज किए गए। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आगामी 13 मार्च को कोलकाता जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि वह किसानों से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर चर्चा करके भाजपा को पराजित करने का आह्वान करेंगे। हालांकि वह किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह 13 मार्च को कोलकाता जाएंगे और वहीं से निर्णायक संघर्ष का बिगुल फूंकेंगे। टिकैत ने आरोप लगाया कि देश के किसान भाजपा की नीतियों से ग्रस्त है। वह पश्चिम बंगाल के किसानों से चुनाव पर चर्चा करेंगे और भाजपा को हराने का आह्वान करेंगे। साथ ही कहा कि वह किसी भी दल के पक्ष में अपील या किसी का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पश्चिम बंगाल में वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। इसके पूर्व टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच में पिछले कुछ महीनों में 10 से ज्यादा दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। सरकार कानूनों को 1.5 साल तक होल्ड रखने और उसमें कई तरह के संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान संगठन कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने पर अड़े हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने आगामी विधानसभा चुनाव को बैलेट पेपर से करवाने की मांग उठाई। जी हां दोस्तों, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा चुनाव जल्द एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से करवाने की बुधवार को मांग उठाई। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी के नेतृत्व में आज दर्जनों पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का उपयोग करे पोस्टर हाथों में पकड़कर अपनी मांगों के हक में प्रदर्शन किया। अपने संबोधन के दौरान साहनी ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र प्रक्रिया की जल्द बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चुनाव आयोग से आग्रह किया। सहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल एवं उपराज्यपाल को शासन का 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है। चुनाव आयोग देश के अन्य हिस्सों में चुनावों की घोषणा कर रहा है। कोई कारण नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लंबे समय तक दूर रखा जाए। साहनी ने कहा कि धारा 370 के हटाने को लेकर जनता भाजपा से कितनी संतुष्ट है, इसका सही जवाब भाजपा को बैलेट पेपर से विधानसभा चुनाव करवाने से मिल जाएगा। साहनी ने कहा कि लोगों को ईवीएम पर संदेह है और आगामी विधानसभा चुनाव मतदान की पुरानी प्रणाली यानी बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार के बारे में बात करते हुए साहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे की सरकार मतपत्र के साथ चुनाव कराने के लिए विधेयक पेश करने की तैयारी
तैयारी में है। साहनी ने मतदान को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल करने की मांग भी उठाई। इस अवसर पर अध्यक्ष महिला विंग मीनाक्षी छिब्बर, चेयरमैन राकेश गुप्ता, महासचिव विकास बख्शी, उपाध्यक्ष संजीव कोहली, विकास दीवान, सचिव बलवंत सिंह, महिला सचिव गीता लखोत्रा, अध्यक्ष यूथ जम्मू बिन्नी महाजन, अध्यक्ष रिहायशी भूरी सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हमला बोला, कहा भाजपा को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में कई दिनों से जारी सियासी घमासान पर आज राज्य के नए मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही विराम लग गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के पद का भार सौंपा गया। त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के सियासी घटनाक्रम पर नजर रख रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, भाजपा को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गवर्नर से कहूंगा कि वह राज्य में दोबारा चुनाव कराएं। भाजपा ने 2016 में हमारी सरकार गिराई थी। उन्होंने कहा कि दल बदलू भाजपा का नुकसान कर रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने अस्थिरता फैलाई। हरीश रावत ने यह भी कहा कि भाजपा बताए कि मुख्यमंत्री ने कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई और कारण है जिससे उन्हें हटा दिया गया है। हरीश रावत ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। भाजपा ने मान लिया है उनसे सरकार नहीं चलाई जा रही है। बजट सेशन जब चल रहा है तब उनके भरारी सैंड से दिल्ली तलब किया गया। जिस तरीके से भाजपा ने दिल्ली बुलाया वो संविधान के प्रति उनका डिसरिकॉर्ड शो करता है। उन्होंने जनता के गुस्से से बचने के लिए चेहरे बदलने का सहारा लिया है। भाजपा को सरकार बनाने का कोई हक नहीं है। उत्तराखंड के लिए एक ही स्थिति सही है, वो है उत्तराखंड में नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफे भ्रष्टाचार और नाकामी पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राज्य की स्थिति का संज्ञान लेते हुए सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। यादव ने यह दावा भी किया कि इस इस्तीफे से भाजपा ने स्वीकार कर लिया है कि पिछले 4 साल में उत्तराखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। मैं समझता हूं कि त्रिवेंद्र रावत का इस्तीफा 4 साल से चल रहे भ्रष्टाचार और नाकामियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। यादव के मुताबिक 4 महीने पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस आदेश पर स्थगन लेने की कोशिश की। अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे से सारे घोटाले सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा, रावत का इस्तीफा नाकाफी है। हमारी मांग है कि राष्ट्रपति महोदय इस स्थिति का संज्ञान लें और सरकार को बर्खास्त करें। राष्ट्रपति शासन लगाकर नए सिरे से चुनाव कराया जाए। उल्लेखनीय है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा, जो प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को पीछे हटाना असंभव, तीनों कानून वापस लेने होंगे, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि तीनों केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को पीछे हटाना असंभव है और सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होंने ट्वीट किया, अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, न डरते न करते मौसम का बहाना, तो क्रूर सरकार को फिर से बताना, असंभव किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की है। दूसरी तरफ सरकार ने तीनों कानूनों को कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम करार देते हुए कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा और उनकी उपज बेचने के लिए उनके पास कई विकल्प हों। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वांचल में राकेश टिकैत गाजीपुर में बोले, नए कृषि कानून से देश पर व्यापारियों का हो जाएगा कब्जा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बुधवार को पूर्वांचल पहुंचे। गाजीपुर जिले के समय बुतियाठंड स्थित राही पर्यटक गृह में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत समारोह के दौरान टिकैत ने पत्रकार वार्ता में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले और एमएसपी पर ठोस कानून बनाए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के चलते देश पर व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा। जब तक यह वापस नहीं हो जाता, किसान आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह पूर्वांचल में किसान आंदोलन को मजबूत करने आए हैं। आंदोलन गाँव-गाँव, खेत और पूरे देश के किसानों से जुड़ा है। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर सरकार ठोस कानून बनाए। उन्होंने दावा किया कि नए कृषि कानूनों को वापस न होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन पूरे देश के किसानों से जुड़ा है। किसान आंदोलन एक वैचारिक लड़ाई है। इसके बाद राकेश टिकैत बलिया के लिए रवाना हो गए, जहां सिकंदरपुर में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व जनपद में प्रवेश करते समय सिधौना के पास सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, सपा जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, मन्नू सिंह, आमिर अली, दीपक सिंह मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट बंटवारे के बाद बागी हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी कैंडिडेट के पोस्टर पर टांग दी जूते की माला। जी हां दोस्तों,
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा टिकट की घोषणा के बाद से ही राज्य के कई इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध में उतर आए हैं। पार्टी कार्यकर्ता हाईकमान के फैसले के खिलाफ लगातार मुखर होकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ताजा मामला पश्चिमी मेदिनीपुर की दासपुर विधानसभा सीट से जुड़ी है। पश्चिमी मेदिनीपुर की दासपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने प्रशांत बेरा को प्रत्याशी बनाया है। उक्त क्षेत्र में उनके खिलाफ माहौल देखा जा रहा है। दासपुर के कुछ इलाकों में लोगों को प्रशांत बेरा पसंद नहीं है। स्थानीय लोग यहां से कोई और लोकल चेहरा चाहते थे। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री बेरा की फोटो में जूते की माला टांगकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि इलाके में भाजपा की स्थिति मजबूत है, पर गलत व्यक्ति को पार्टी का टिकट दिया गया है। 58 सीटों पर कैंडिडेट घोषित। बीजेपी ने 58 सीटों पर अब तक प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहले और दूसरे फेज के कैंडिडेट का ही ऐलान किया है। बीजेपी ने पहले दिन 57 कैंडिडेट की घोषणा की, जबकि दूसरे दिन काशीपुर सीट के लिए उम्मीदवार चयन का ऐलान किया गया। वहीं एक अन्य मामले में प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ उनके प्रशंसकों का भी अपमान कर रही। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही तृणमूल कह रही है कि भाजपा ने ब्लैकमेल कर मिथुन को पार्टी में शामिल कराया है। यह न केवल मिथुन बल्कि उनके प्रशंसकों का भी अपमान है, जबकि तृणमूल ने कभी मिथुन को राज्यसभा में भेजा था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।